नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। यदि छूट ना दी जाती तो उसे 2480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? हमें क्या निकालना? भुगतान राशि निकालना है। तो देखिए हमने मान लिया कि पुस्तक का जो एमपी है, हमने मान लिया कि पुस्तक का जो एमपी है वो 100 यूनिट है। पुस्तक का एमपी हमने क्या मान लिया? 100 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में डिस्काउंट परसेंट क्या दिया? 31%। तो देखिए 31% का उसे डिस्काउंट मिल रहा है, 31% का उसे डिस्काउंट मिल रहा है, यानी उस पुस्तक का सीपी उसके लिए क्या होगा? उस पुस्तक का सीपी उसके लिए क्या होगा? हम इस 100 का 31% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 31 यूनिट, यानी उसे 31 यूनिट कम पे करना पड़ा होगा, यानी उसका सीपी क्या होगा? सीपी हो जाएगा 69 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि यदि छूट ना दी जाती तो उसे 2480 रुपये अधिक का भुगतान करना पड़ता। अब देखिए यहां छूट ना दी जाती तो उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ता? छूट देने के कारण उसे जो है 69 यूनिट भुगतान करना पड़ रहा है। वैसे उसका एमपी कितना है? 100 यूनिट, यानी छूट नहीं दिया जाता तो उसे जो है 31 यूनिट अधिक भुगतान करना पड़ता, 31 यूनिट अधिक भुगतान करना पड़ता। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना अधिक भुगतान करना पड़ रहा है? 2480 रुपया, यानी इस 31 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2480 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है भुगतान राशि, यानी 69 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए हमें 31 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 69 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सबसे पहले यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इसे 31 से काटेंगे तो ये 31 से 80 बार में जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 80 रुपया होगा। तो हम यहां से 69 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 69 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम इस 69 में 80 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 72 के 2 हाथ में 7, 48 और 7 क्या हो जाएगा? 55। यानी यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 5520 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 5520 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, उसी दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? हमसे पूछ के रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 100 यूनिट है। हमने प्रिंसिपल को क्या मान लिया? 100 यूनिट मान लिया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी धनराशि 4 वर्ष में, धनराशि जो है 4 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो रही है, तो दुगुनी होने के बाद राशि कितनी हो जाएगी? 200 यूनिट। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो देखिए यहां जो है 4 वर्ष में टोटल एसआई कितना मिल जाएगा? 100 यूनिट। अब देखिए जब ब्याज एसआई के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है? बराबर मिलता है। अब देखिए यहां टोटल जो है 4 वर्ष में, यहां टोटल 4 वर्ष में एसआई कितना मिल रहा है? यहां टोटल 4 वर्ष में एसआई कितना मिल रहा है? 100 यूनिट मिल रहा है। तो एक वर्ष में एसआई कितना मिलेगा? 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 25 यूनिट। एक वर्ष में एसआई कितना मिलेगा? 25 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि राशि है कितना? राशि है 100 यूनिट। राशि जो है उसी दर पर कितने समय में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी, यानी 7 गुना होने के बाद राशि कितनी हो जाएगी? 700 यूनिट। अब देखिए यहां जो है टोटल एसआई कितना मिल गया? यहां टोटल एसआई कितना मिल गया? यहां टोटल एसआई मिल गया 600 यूनिट। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है? टाइम पूछ रहा है। अब देखिए एक वर्ष में एसआई कितना मिला? 25 यूनिट, और यहां टोटल एसआई कितना मिला? 600 यूनिट। तो देखिए 600 यूनिट एसआई जो है, 600 यूनिट एसआई 25 यूनिट के दर से कितने वर्षों में मिल जाएगी? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इसमें 25 से भाग देंगे। अब देखिए 25 से कितने बार में जाएगा? 25 से 600 जो है कितने बार में जाएगा? 24 बार में। यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के गया? 24 वर्ष। यानी राशि जो है 24 वर्ष में स्वयं की उसी दर से 7 गुनी हो जाएगी। हमारा आंसर क्या निकल के गया? 24 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 12,000 रुपए की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या है यदि ब्याज 5 माह में संयोजित होता है? तो देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है?
क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या दिया 12,000 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 12% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया है 1/1/4 वर्ष। टाइम कितना दिया 1/1/4 वर्ष। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे CI माइनस SI, पूछ क्या रहे CI माइनस SI। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है, यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है प्रत्येक 5 माह बाद, यानी ब्याज जो है प्रत्येक 5 माह बाद संयोजित हो रहा है। अब देखिए यहां टोटल जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 12% वार्षिक। जब ब्याज प्रत्येक 5 माह बाद काउंट होगा तो 5 माह बाद जब ब्याज काउंट होगा तो 5 माह ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। 5 माह ही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5%। अब देखिए मैं क्वेश्चन में टाइम कितना दिया हुआ है 1/1/4 वर्ष। तो हम इसे अगर माह में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 माह, ये हमारा क्या हो जाएगा 15 माह। अब देखिए ब्याज जो है प्रत्येक 5 माह बाद संयोजित हो रहा है तो 15 माह में कितने बार ब्याज संयोजित होगा 3 बार। अब देखिए हम यहां मान लेते हैं कि टाइम हमारा 3 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% वार्षिक है और क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या दिया 12,000 रुपया। तो हम यहां 3 वर्ष का सबसे पहले साधारण ब्याज काउंट करेंगे। हम यहां सबसे पहले 5% के दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है बराबर मिलता है। यानी पहले साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% और तीसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा। अब देखिए 12,000 रुपया का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 600 रुपया। यानी पहले साल 600 रुपया, दूसरे साल भी 600 रुपया और तीसरे साल भी 600 रुपया। अब देखिए हम यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। और तीसरे साल जब हम ब्याज काउंट करते हैं तो प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है जो 2 साल तक ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो हमें पहले साल प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम अगर 600 का 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 30 रुपया। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब देखिए जब हम तीसरे साल ब्याज काउंट करेंगे तो हमें प्रिंसिपल का 600 रुपया ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 600 + 600 1200 का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 60 रुपया हो जाएगा। बच क्या गया हमारा 30, तो हम 30 का भी 5% ब्याज काउंट करेंगे, 30 का 5% ब्याज काउंट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.5 रुपया। अब देखिए जब हम SI काउंट कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था 600 + 600 + 600। जब हम CI काउंट कर रहे हैं तो हमें ये टोटल मिल रहा है और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे हैं CI माइनस SI, हमसे पूछ क्या रहे CI माइनस SI। तो हम केवल इसे अगर ऐड कर लेंगे, हम केवल इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा CI माइनस SI निकल के आ जाएगा, क्योंकि इतना तो हमें SI भी मिल रहा है और ये हमारा CI में भी मिल रहा है, यानी डिफरेंस कितना का है इतने का। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 91.5 रुपया। यानी CI माइनस SI क्या निकल के आ गया 91.5 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 91.5 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है आशा और भुवन एक कार्य को क्रमशः 6 दिन और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 6 दिन और दूसरा समय क्या दिया 9 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 18 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 18 यूनिट, हम यहाँ टोटल काम को मान लेते हैं 18 यूनिट। अब देखिए इस 18 यूनिट काम को जब आशा कर रही है तो कितना समय लग रहा है 6 दिन का समय लग रहा है, और इस 18 यूनिट काम को जब भुवन कर रहा है, जब भुवन कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 9 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए आशा जो है 6 दिन में 18 यूनिट काम कर रही है तो एक दिन में कितना काम कर रही होगी 3 यूनिट, और भुवन जो है 9 दिन में 18 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा 2 यूनिट काम कर रहा होगा। अब देखिए यहां से दोनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है
कि वे पहले दिन आशा से आरंभ करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी पहले दिन आशा काम कर रही है, दूसरे दिन भुवन काम कर रहा है और तीसरे दिन फिर से आशा काम कर रही है। तो देखिए पहले दिन आशा काम करेगी, पहले दिन आशा काम करेगी तो आशा जो है एक दिन में, आशा जो है एक दिन में कितना काम कर देगी। आशा का इफिशियंसी क्या है 3 यूनिट, यानी आशा जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगी। अब देखिए दूसरे दिन भुवन काम करेगा, दूसरे दिन भुवन काम करेगा तो भुवन जो है एक दिन में कितना काम कर देगा। भुवन एक दिन में कितना काम कर देगा 2 यूनिट। अब देखिए यहां तक हमारा टोटल समय कितना हो गया, यहां तक हमारा टोटल समय हो गया 2 दिन और टोटल काम कितना हो गया, टोटल जो है काम कितना हो गया 5 यूनिट। अब देखिए इस तरीके से 2 दिन में 5 यूनिट काम हो रहा है और हमें टोटल काम कितना कराना है 18 यूनिट। तो देखिए हम इस 5 को 18 के करीब लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम इस 5 में क्या चीज से गुना करें ताकि ये हमारा 18 के करीब आ जाए। तो ये 5 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15, अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20। 20 जो है 18 से बड़ा है तो हम इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इस साइड 3 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 3 से गुना करना होगा। 2 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 दिन। यानी इस तरीके से 6 दिन में, इस तरीके से 6 दिन में कितना काम हो गया, इस तरीके से 6 दिन में 15 यूनिट काम हो गया और हमें टोटल काम कितना कराना है 18 यूनिट। यानी शेष कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया 3 यूनिट। अब देखिए छठे दिन कौन आया होगा, छठे दिन भुवन, यानी 7वें दिन कौन आएगा आशा। तो देखिए आशा जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रही है और हमें शेष जो है 3 यूनिट काम कराना है। यानी आशा जो है आएगी 7वें दिन और एक दिन में शेष काम कर देगी। अब देखिए यहां से हमारा टोटल समय क्या हो गया 7 दिन, टोटल समय हो गया 7 दिन। 7 दिन में 18 यूनिट काम इस तरीके से पूरा हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 7 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं तो समूह को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को एमडीएच फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 पुरुष किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं और हमसे पूछ रहा है कि अगर समूह को 10 पुरुष छोड़ दें तो शेष पुरुष जो है उस काम को कितना समय में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए टोटल जो है पुरुष कितने थे 40, जिसमें से 10 ने काम छोड़ दिया, यानी शेष कितने बच गए 30। शेष 30 कितने बच गए 30। अब देखिए हमने मान लिया कि इस 30 पुरुष ने उस काम को डी दिनों में पूरा किया। अब देखिए हम इस इक्वेशन से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हमारा 30 से 30 कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा। यहां से हमारा डी क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा डी निकल के आ गया 40 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40 दिन निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 40 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है नल पी एवं क्यू एक टंकी को क्रमशः 18 एवं 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि नल आर भरी टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पी एवं क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला गया एवं इसके बाद इसे बंद कर दिया गया एवं आर को खोला गया। आर द्वारा टंकी कितने समय में खाली कर दिया गया। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 18 मिनट, 27 मिनट और 54 मिनट। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 18, 27 और 54 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 54 निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा 54 निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 54 यूनिट। हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 54 यूनिट। अब देखिए 54 यूनिट पानी जब पी भर रहा है, 54 यूनिट पानी जब पी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 18 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 18 मिनट का समय लग रहा है। 54 यूनिट पानी जब क्यू भर रहा है तो कितना समय लग रहा है 27 मिनट का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है 27 मिनट का समय लग रहा है। और 54 यूनिट पानी जब आर खाली कर रहा है, जब आर खाली कर रहा है तो कितना समय लग रहा है 54 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए हम यहां माइनस का सिंबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आर जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी नेगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहां नेगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए यहां से हम तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए पी जो है 18 मिनट में 54 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा 3 यूनिट। क्यू जो है 27 मिनट में 54 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा 2 यूनिट। और आर जो है 54 मिनट में 54 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि पी एवं क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला गया। पी प्लस क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोला गया, एक साथ 6 मिनट के लिए खोला गया।
तो देखिए P जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है, तो Q 1 मिनट में 2 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भरेंगे, तो 6 मिनट में कितना पानी भर देंगे, 6 गुने 5 यानी 30 यूनिट पानी भर देंगे, 30 यूनिट पानी भर देंगे। यानी टंकी के अंदर अभी तक 30 यूनिट पानी भर गया, टंकी के अंदर अभी तक 30 यूनिट पानी भर गया। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उसके बाद उन दोनों को बंद कर दिया गया और आर को खोल दिया गया, तो आर जो है टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। यानी इस 30 यूनिट पानी को आर को खाली करना है, तो आर को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आर जो है 1 मिनट में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है, तो 30 यूनिट पानी खाली करने में 1 यूनिट की एफिशिएंसी के साथ कितना समय लग जाएगा, 30 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 30 मिनट निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पूरब की ओर और 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक आदमी जो है पूरब की ओर 24 मीटर जा रहा है, पूरब की ओर 24 मीटर जा रहा है, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, 10 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। यानी हमसे जो है इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब देखिए इन दोनों रेखा के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखिए ये एक हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें हमें आधार पता है, लंब पता है और हमसे कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के कर्ण निकाल सकते हैं, या हमें ट्रिपलेट याद हो तो हम वहां से कर्ण बता पाएंगे। देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13। अब देखिए अगर हम ट्रिपलेट में किसी संख्या से गुना करते हैं तो वहां से जो हमारी संख्या निकल के आती है वो भी आपस में ट्रिपलेट होती है। यानी हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10, 24 और 26 हो जाएगा। यानी ये भी आपस में क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अब देखिए यहां हमें लंब की लंबाई क्या दिया, 10 मीटर, आधार क्या दिया है 24 मीटर, तो यहां से हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, 26 मीटर हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर होगा, 26 मीटर दूरी पर होगा। प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर होगा, 26 मीटर की दूरी पर होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है, यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा हो तो चोर अपने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में पुलिस और चोर के बीच का हमें दूरी क्या दिया, 250 मीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब पुलिस चोर का पीछा कर रही है तो चोर भी आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर रहा है। तो देखिए जितना समय में पुलिस जो है चोर को पकड़ेगी उतना समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भागा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर जो है कितना दूरी दौड़ चुका होगा। तो देखिए जितना समय में पुलिस चोर को पकड़ेगी उतना समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भागा होगा, यानी दोनों का समय क्या है, बराबर है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब देखिए टाइम क्या है, सेम है और दोनों का हमें स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। जो हमारा स्पीड का रेशियो निकल के आएगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो हम सबसे पहले स्पीड का रेशियो निकालेंगे, हम सबसे पहले पुलिस और चोर के स्पीड का हम रेशियो निकालेंगे। अब देखिए पुलिस का स्पीड कितना दिया हुआ है, 12 किलोमीटर पर घंटा, और चोर का कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर घंटा। हम इसे अगर 2 से काटेंगे तो 12 2 से जाएगा 6 बार में और 10 2 से जाएगा 5 बार में, यानी यहां से रेशियो क्या निकल के आएगा, 6:5। तो देखिए जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, यानी डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा, 6:5। यानी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को जो है 6 यूनिट दौड़ना पड़ा होगा। तो देखिए चोर भी आगे की तरफ कितना दौड़ रहा है, 5 यूनिट। अब देखिए यहां जो है चोर 5 यूनिट दौड़ रहा है लेकिन पुलिस को जो है 6 यूनिट दौड़ना पड़ रहा है, यानी पुलिस को जो है 1 यूनिट ज्यादा क्यों दौड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दोनों के बीच का दूरी कितना दिया है, 250 मीटर। यानी इस 250 मीटर के कारण पुलिस को जो है 1 यूनिट ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस 1 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 250 मीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर जो है कितनी दूरी दौड़ चुका है। तो देखिए चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ा है, 5 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 250 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
1250 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 1250 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है शांत जल में एक नाव की चाल 16 किलोमीटर पर घंटा है। नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय के बराबर है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना? धारा की चाल निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में नाव का हमें स्पीड क्या दिया हुआ है? नाव का स्पीड दिया हुआ है 16 किलोमीटर पर घंटा और हमसे पूछ क्या रहा है धारा का स्पीड। तो देखिए हमने मान लिया कि धारा का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है। हमने मान लिया कि धारा का जो स्पीड है x किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, यानी धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? धारा की दिशा का स्पीड हो जाएगा 16 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। धारा की दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? 16 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है? नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जाता है, यानी धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या हो जाएगा? 16 माइनस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। 16 माइनस x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाने में जितना समय लग रहा है उतना ही समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लग रहा है। तो देखिए हमें दूरी दिया हुआ है और हमें स्पीड पता चल गया तो हम ऐसा समय निकाल सकते हैं। देखिए धारा के विपरीत दिशा में कितना जा रहा है? 18 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा का स्पीड क्या है? 16 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। 16 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहां जो समय लग रहा है उतना ही समय धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में समय लग रहा है, यानी 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा धारा की दिशा में? धारा की दिशा का स्पीड क्या है? 16 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। 16 प्लस x किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं और x हमने क्या मान के रखा है? धारा का स्पीड। तो देखिए हम यहां से किलोमीटर काट सकते हैं, किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा काट सकते हैं। हम इसे अगर 6 से काट लें तो ये 6 से जाएगा 3 बार में, इसे 6 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा। हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो देखिए 16 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48 प्लस 3x, और हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो 16 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 80 माइनस का 5x। अब देखिए इस माइनस के 5x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 8x इक्वल टू, और इस 48 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 80 में से 48 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? यहां से हमारा x निकल के आ जाएगा 4, और हमने x क्या मान के रखा है? धारा की स्पीड, यानी यहां से धारा की स्पीड क्या निकल के आ गया? 4 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 4 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 30 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा? हमसे पूछ के रहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है, तो हम एक वेरिएबल को अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ c इक्वल टू 0 मान लेते हैं, हम यहाँ c इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब देखिए हम c के जगह 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहां से हमारा निकल के आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 10 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां c के जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहां पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहां से हमारा निकल के आ जाएगा ए बी इक्वल टू 30। अब देखिए यहां अगर हम c के जगह 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमें निकालना है। देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? यहां से हमारा निकल के आ गया ए प्लस बी इक्वल टू 10, ए बी इक्वल टू 30, और हमसे पूछ क्या रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है और हमारा ए प्लस बी क्या निकल के आया है? ए प्लस बी इक्वल टू निकल के आया है 10। तो देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए ए बी इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया? 30। हम यहाँ ए बी की जगह 30 पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुने 30 इक्वल टू 100। अब देखिए 30 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और इस 60 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100 में से अगर हम 60 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के गया? 40 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।